दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल शैल क्लासेस पे। आज के लेक्चर में मैं कुछ नया डिस्कस करने वाला हूं जो अब तक मैंने सिर्फ साइंस के लेक्चर डिस्कस करे हैं। साइंस में तो तुम्हें नाम देख के पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर अब तुम्हें मैथ्स के भी कुछ लेक्चर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अब इस टाइम पे इस मंथ में तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ये जो टॉपिक्स कुछ हैं ये प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं कि तुम्हारा माइंड कितना शार्प है, तुम कैसे उसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो ये सब तो बहुत आगे की बात है। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मैथ्स के लिए, क्योंकि पूरे 2 चैप्टर्स, तुम्हारा 7th चैप्टर और 8th चैप्टर, पहले चैप्टर में तुम्हें 7th चैप्टर में बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, सारे फॉर्मूलेज, और 8th चैप्टर भी है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एक टॉपिक से तुम्हारे पास 2-2 चैप्टर्स हैं, यानी कि ये तो बेनिफिशियल हुआ कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि अगर हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया तो उसका एप्लीकेशन ही करना है, फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बन जाता है। ठीक, तो जैसे हम साइंस में अप्रोच रखते थे, हम साइंस में कैसे समझते थे, कोई भी रिएक्शन हमारे पास है, कोई भी टर्म है, कोई भी प्रोसेस है तो हम उसका नाम समझते हैं। वैसे ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को हम उसके नाम से समझते हैं, ट्रिगोनमेट्री। ठीक, ये 3 वर्ड मेरे को दिख रहे हैं ब्रेक करते हुए, है ना। तो इसमें ट्री का मतलब क्या होता है, 3 ये तुम्हें पता है, तुमने ट्राई वर्ड बहुत बार यूज करा है। गॉन मतलब होता है साइड्स, ठीक, और मेट्री मतलब मीजर। यानी कि ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड किसके है, ऐसा कोई फिगर जिसमें 3 साइड्स हो और उसको हम मीजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, या जो भी चीजें समझ रहे हैं। ठीक, तो यानी कि अब 3 साइड का क्लोज फिगर तुम्हें पता है एक ट्रायंगल होता है, ये सब तुमने पढ़ी है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो टॉपिक है या ये जो कंसेप्ट था वो आया कहाँ से, क्योंकि ऐसे ही तो कोई साइंटिस्ट नहीं बैठा होगा कि चलो ये पढ़ा देते हैं बच्चों को आज। तो ये चीजें हमने पहले ऑब्जर्व करी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक में भी तुम्हें दे रखा है कि अगर यहां पर तुम्हारे पास, तुम विजिट करने गए कुतुब मीनार को, है ना, उसमें अलग अलग ऐसे रेलिंग्स होती है, और तुम यहां पर खड़े हो, है ना, तुम यहां उसके सामने खड़े हो कुतुब मीनार के। तो अब अगर तुम अपनी आई साइड से इसकी उसको टॉप पे देखो, है ना, और ये तुम्हारे पास एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। मैंने क्या बोला, अगर तुम अपनी आई साइड से उसको ऑब्जर्व करो, इसके टॉप पार्ट को, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कुछ एलिवेशन आ रहा है या मेरे को ऊपर देखना पड़ रहा है ना। तो क्या मैं ये जो डिस्टेंस है मेरी आईज से इसका डिस्टेंस, क्या मैं ये जो x है इसको पता लगा सकता हूं, अगर मेरे पास ये चीज पता हो, ये चीज पता हो, और ये जो हाइट है वो पता हो। यानी कि अगर मुझे कुतुब मीनार की हाइट पता हो तो मैं उसका जो मेरी आंखों से दूरी है वो बता सकता हूं, और साथ में डिस्टेंस भी बता सकता हूं। कैसे, कि अगर थोड़ी सी तुम चीज याद करो कि अगर मेरे पास कोई राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें 90 डिग्री का एंगल, है ना, और क्या क्या चीजें, जैसे ये वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, है ना। तुमने बात क्या समझी थी कि जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूस साइड होती है, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहली बात ये ऑब्जर्व करी गई कि अगर मैं किसी मॉन्यूमेंट को, किसी बिल्डिंग को एक ग्राउंड के लेयर पे या ग्राउंड के लेवल पे देखता हूं तो थोड़ा सा एलिवेशन आता है, मुझे ऐसे देखना होता है, तो क्या मैं उसका डिस्टेंस बता सकता हूं। तो ये बहुत क्वेश्चन आया है कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर मान लो तुम्हारा ये घर है और उसमें बैल्कनीज है ऐसे, ठीक, 2nd फ्लोर तक मान लो। अब अगर कोई पर्सन यहां पर बैठा है और तुम यहां पर हो, अब मैं यहां से, हो सकता है वो पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, मैं उसको इस यहां से देखूं ऊपर से, ठीक, तो क्या मैं बिना ये, अगर मुझे पता है इसका डिस्टेंस पता है, मेरे को इसका डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं जो ये रोड की विड्थ है
वो पता लगा सकता हूं, है ना। तो मतलब ये कुछ चीजें डेली लाइफ में ऑब्जर्व करी गई कि कैसे जो है हम आसपास रेक्टेंगल का फॉर्मेशन देख रहे हैं, रेक्टेंगल ही राइट ट्रायंगल का, है ना। कि तुमने अगर ऊपर से विजिबल करा तो देखो ये जो है तुम्हारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ये तुम्हारी बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक। और ये बात तुम्हें पता होगी जो हाइपोटेन्यूस साइड होती है वो एक्चुअली में 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट होती है, और 90 डिग्री एंगल तुम्हें पता है जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर साइड्स होता है, क्योंकि तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन सीखा होगा। वो सब तुम्हें देख के फिगर में पता लग जाता है कि ऐसा कोई फिगर दे रखा है या ऐसा कोई फिगर या फिर ऐसा कोई फिगर, इसमें ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये सारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करी गई चीजें थी जिसके बेसिस पे हमें ये पता लगा कि ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है या समझ में आ सकती है ना। तो कुछ बेसिक बातें करते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि एंगल क्या होता है ना, तो अगर मैं तुमसे पूछूं एंगल का डेफिनेशन दो तो तुम बोलोगे कि जो डी में एंगल है, या फिर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 30 डिग्री का 60 डिग्री का, हम डी से एंगल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक से समझा ही नहीं कि एक्चुअल में एंगल का मतलब क्या था। तो यहां समझो, तुम्हें तीन चीजें पता होंगी, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, या फिर रे, है ना। तो लाइन में क्या होता है कि जो हमारे पास ये है ये दोनों तरफ मूव कर सकता है। लाइन सेगमेंट में अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूं तो वो मेरा क्या होगा, लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये लाइन थी ए बी, तो ये ए तक एक्सटेंड कर सकती है, बी में भी एक्सटेंड कर सकती है, और ये इन्फिनिटी तक जाएगी दोनों साइड्स में। लाइन का मतलब ये था, ठीक। और लाइन सेगमेंट क्या, कोई एक पार्ट ले लिया मैंने इसमें से ए डैश बी डैश मान लो, है ना। तो ये मेरा लाइन सेगमेंट था। अब लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो फाइनाइट होगी, कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि एक पार्ट मैंने ले लिया। अब इनके जस्ट जो बीच में एग्जिस्ट करेगा वो होता है रे, है ना। तो इसको हम ए रे बोल सकते हैं। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये इस बोर्ड को भी क्रॉस करती हुई जाएगी और इंफिनिटी तक चलती रहेगी, है ना। तो हमारा जो कंसेप्ट था एंगल का वो रे से ही आया था। कैसे कि अगर मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान समझो, अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में मान लो एक रे है ना, इसको हम बोल देते हैं रे ए। अब इसी स्टार्टिंग पॉइंट से हमने इस रे को, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, अब थोड़ा सा इसे ऐसे टिल्ट कर दिया या एक तरह से मूव कर दिया, तो यहां पे अब ये आ गई ऐसी रे। देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मैंने क्या बोला, इस रे को ऐसे ही रखो और इसका जो डुप्लीकेट है उसको उठा के ऐसे रख दो, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया रे ए डैश, है ना। तो ये जो तुम्हारा डेविएशन आया इसको ही हम थीटा बोलते हैं। देखो थीटा सिंबल समझ लो, ऐसा सिंबल होता है थीटा का, एंगल का मेजर होता है ना। अब थीटा क्या, एक तरह से जैसे तुमने लैम्डा समझा था, है ना, ओम मीटर या जो सिंबल थे मो के, वो एक तरह से क्या है, जो ग्रीक सिंबल यूज होते हैं, लैटिन वर्ड सिंबल यूज होते हैं, वही एक एग्जांपल है थीटा का, ये थीटा सिंबल। तो एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो किसी 90 डिग्री या राइट ट्रायंगल का हो या फिर इसका था। तो ये कंसेप्ट था तुम्हारा एंगल का बेसिक कंसेप्ट, ठीक। तो अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं समझने के लिए इस चैप्टर में। तो अगर हमने डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन देखी तो हमें समझ में आया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग को देखें या जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं तो हमें हाइट वगैरह या फिर उनकी मेजरमेंट करना प्रॉब्लम होगा कि हम इतनी बड़ी कोई मेजरिंग टेक्निक नहीं बता सकते, या इतनी बड़ी टेप लेके उसको नहीं बोलेंगे कि कुतुब मीनार से तुम्हारा डिस्टेंस बताओ, तो एक पर्सन कुतुब मीनार पे मेजरिंग टेप लेके खड़ा होगा और दूसरा एंड तुम्हारे पास होगा, और इतनी बड़ी मेजरिंग टेप को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैथ्स इन्हीं सब चीजों को आसान बनाती है कि हम कुछ फॉर्मूलेज देख के और दो तीन चीजें हमें पता है तो हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक। तो अब हम समझते हैं, तुमने क्या समझा, क्या चीज, दो तीन चीजें समझो कि तुम्हारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। इतनी बात तुम्हें पता है। अब बेस और परपेंडिकुलर में चेंज कैसे आता है वो समझो। अब अगर मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं ए बी सी,
तो तुम्हें पता है एंगल बी 90 डिग्री है। अब मैं अगर इस एंगल के लिए बात करूं, एंगल सी के लिए, है ना, फॉर एंगल सी, ठीक, एंगल सी के लिए बात हो रही है। अब देखो ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी किस किस रे के बीच में है, सी बी रे और सी ए रे के बीच में है ना। मान लो मैं इसको ऐसे रे की तरह बना दूं तो सी बी और सी ए के बीच में है ना। अब देखो जो 90 डिग्री एंगल है वो इसके साथ है, एडजेसेंट में है ना। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल इसके एडजेसेंट में है तो मैं एंगल सी के लिए बोलूंगा बीसी मेरा क्या है, बेस। अब देखो बीसी बेस हो गया, और जो एंगल इस एंगल के अपोजिट साइड है, देखो मैंने क्या बोला, इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, ए बी। दोबारा समझो, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास एंगल सी मैंने लिया, अगर एंगल सी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसके लिए देखो 90 डिग्री इसमें एडजेसेंट है, इसका मींस ये क्या हो गया तुम्हारा, बेस पे एक तरह से नीचे है। और इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, है ना। अब मान लो तुम्हारे पास ये एंगल था, तो ये एंगल ए है या थीटा है मान लो। अब इसके अपोजिट मान लो यहाँ पे कोई पर्सन आ गया, अब ये थीटा ऐसे जा रहा था तो ये तो अपोजिट हुआ ना उसके, ऐसी इसीलिए अभी एंगल ऐसे जा रहा था लेकिन ये साइड आ गई बीच में, तो एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड है वो है तुम्हारी परपेंडिकुलर। अब एंगल तुम अपने हिसाब से चेंज करते रहो, जिस साइड पे है वो तो बेस हो गई, तो ये बेस होगी। अब इसके अपोजिट वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब देखो अगर मैं एंगल ए ले लूं, ठीक, अब एंगल ए के लिए देखो, अब थोड़ा सा फिगर ना तुम्हें ऐसे समझना है कि अब इस फिगर को मैं यहां से देखता हूं, ठीक, यहां से देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं, देखो ऐसे सेम फिगर है, मैंने चेंज नहीं करा। बस मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम अगर मैं अब ए के लिए बात करूं तो मैं इसको ऐसे घुमाओ, यहां पे रखो, ठीक, ऐसे घुमाया तुमने, इसको यहां से देखो तो इसको तुम ऐसे देखोगे। अब मैंने क्या बोला, अगर ए की हम बात करें और ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो फॉर एंगल ए, अब देखो इसके लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, और सेम साइड पर या बेस कौन सा है, ए बी। तो ए बी क्या है तुम्हारा, बेस, और बीसी साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ये चीज ध्यान से समझो, क्योंकि अगर तुम्हें यही बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो फॉर्मूलेस कितने भी रट लो, तुम कभी भी क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते कि पहले क्वेश्चंस में जो डायग्राम दे रखा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्या साइड्स में हमें मेजरिंग करनी है। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता बेस और परपेंडिकुलर क्या चीज होती है, एंगल नहीं पता क्या चीज है। तो यहां पे समझो कि अगर ये एंगल तुम्हारा ए है तो इस एंगल के लिए जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो इसके साइड वाली होगी वो बेस होगी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि तुम इधर से देखो, इस ट्रायंगल को इधर से देखोगे तो ये ए के लिए ये ए बी साइड क्या है, बेस है, मतलब नीचे इस एंगल पे पड़ा हुआ है। अब देखो बीसी से तो कोई नाता नहीं है इसका तो ए बी के साथ रिश्ता है और ए सी के साथ रिश्ता है। अब देखो ये जो है 90 डिग्री पे, ये तो हाइपोटेनस होगी ही होगी, किसी भी हाल में ये कुछ नहीं बन सकती क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है ना। तो अब ये ए एंगल दूसरा इसके साथ रिश्ता किसका है, बी से, तो ए बी है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस। बेस मतलब एक तरह से जो नीचे की चीज है या फिर जो एक बेस प्रोवाइड कर रही है जिसपे एंगल लाई करता है ना, क्योंकि ये वाली रे पे लाई कर रहा है और एक इस वाली पे कर रहा है, ए बी और ए सी। तो ए सी तो तुम्हारी हाइपोटेनस पहले से ही है, यानी कि जो ए बी है वो बेस है और इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, है ना। और दो तीन चीजें समझो, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया तुमसे, ये क्वेश्चन है ए बी सी डी। अब मैं एक एंगल लेता हूं यहां पे ये वाला और एक एंगल लेता हूं ये वाला, है ना। तो अब तुम मुझे बताओ कि इस एंगल के लिए मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो इन दोनों एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या साइड होगी, ठीक। तो क्वेश्चन देखो, अगर होता है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे देखो फॉर थीटा 1, है ना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता लगाना है कि 90 डिग्री कौन सी साइड होगी, क्योंकि हाइपोटेनस बताना आसान है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में तुम्हारा कंफ्यूजन है, चेंज हो रहे हैं, है ना। देखो AC और BD परपेंडिकुलर तुम्हें दिख गए होंगे,
तो यानी कि ये तो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? हाइपोटीनस, और इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटीनस। ठीक, अब इस एंगल के लिए देखो, θ1 के लिए देखो, ध्यान से देखो। अब अगर एंगल ये है तो मैंने क्या बोला था कि जो इसका ये साइड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके लिए एक ये चीज है, ये रे है ना, दूसरी रे ये है। अब इनको ही हम देखो, फॉर θ1 ए बी एक आर्म है इसकी, एक तरह से हाथ बोलते हैं हम, आर्म से डिनोट करते हैं, साथ में एक एसी आर्म है। अब देखो ए बी तो तुम्हें पता है ये हाइपोटीनस है। अब जब ये हाइपोटीनस हो गई तो जो मेरा एंगल है ये वाला, ये जो θ1 की बात हो रही है, तो इसके लिए ए बी तो हाइपोटीनस हो गई, यानी कि जो ये वाली साइड होगी वो बेस होगी इसके लिए, क्योंकि इस पे ही तो है। इसका रिलेशन, इस θ1 का रिलेशन इस हाइपोटीनस वाली साइड से है और इस वाली साइड से है ना। यानी कि ये हाइपोटीनस हो गया तो तुम्हारा ये बेस होगा। जैसे इस वाले एंगल का रिलेशन हाइपोटीनस के साथ था और बेस के साथ था, तो यहाँ पे जब ये हाइपोटीनस था तो ये बेस हो गया। ऐसे ही सेम इस वाले एंगल के लिए देखो, ये आर्म है एक ये आर्म है, तो जब ये हाइपोटीनस तुम्हें पता है 90 डिग्री के अपोजिट है, तो ये वाली साइड क्या होगी? बेस हो जाएगी। तो जब अब बची कौन सी? बीसी, तो बीसी क्या होगी तुम्हारी? परपेंडिकुलर। अब ऐसे ही θ2 के लिए ट्राई करो। अब 4θ2 लिखता हूं मैं, देखो अब इस θ2 एंगल के लिए आर्म्स देखो, आर्म्स दिख रही है तुम्हें? आर्म्स देखना तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि एंगल किस साइड्स के बीच में है, किन दो साइड के बीच में है? CD के और AD के, है ना। तो तुम्हारे पास आर्म कौन सी है? एक CD आर्म है और AD आर्म है। तो ये तो तुम्हें पता है ये पहले से हाइपोटीनस है, यानी कि AD तो तुम्हारी हाइपोटीनस दे ही रखी है, मैं H से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, तो CD तुम्हारी बेस हो जाएगी। ये तो एंगल तुम्हें देखते ही लग रहा है कि तुम्हें नीचे दिख रहा है, एक तरह से क्या है? बेस तुम्हें दे रहा है, और ये चीज क्या है? हाइपोटीनस। तो ये वाली AC क्या होगी? परपेंडिकुलर, है ना। तो देखो यहां पर AC इस θ1 के लिए बेस है, लेकिन मैं अगर θ2 की बात करूं तो तुरंत AC परपेंडिकुलर हो गया, और इसके लिए BC CD है यहाँ पर बेस। तो बात समझने की ये थी कि जो तुम्हारे एंगल्स होंगे उनके हिसाब से तुम्हारा बेस और परपेंडिकुलर बदलता है, ना कि तुम्हारे राइट ट्रायंगल में, कि जब तुम नीचे देखोगे तो हो सकता है तुमने, अब अगर तुमने रटा होता तो तुम सोचते कि भाई ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में है। तो तुम्हें ये नहीं देखना कि कौन नीचे है कौन ऊपर है, तुम्हें बस कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पर सेम लाइट है तो आर्म आर्म हो गया। अब यहाँ पर ये चीज हाइपोटीनस है तो ये बेस होगी ही, क्योंकि जिस पे एंगल लाई कर रहा है वो मेरी बेस साइड होती है। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कितने भी क्वेश्चंस कर लो, अगर यही समझ नहीं आएगा तो गलतियां होती रहेंगी। अब आगे देखते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े अटपटे लगेंगे तुम्हें, और जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स हैं उससे भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देंगे इस टॉपिक को, और फिर एकदम स्मूथली सेल करेंगे इस टॉपिक के साथ। ठीक, तो समझो यहाँ पे कि तुम्हारे पास अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर बताने हैं θ1 और θ2 के लिए। ठीक, तो तुम देखो यहाँ पे θ1 है, θ1 की जो आर्म्स है वो है AD और AC। बात समझ में आई? कि अगर मान लो ये ऐसे एंगल था साथ में, 1 मिनट को भूल जाओ, ऐसा कुछ फिगर नहीं है, ये θ1 था तो ये AC ये AD, तो इसकी AD आर्म्स होगी और AD AC आर्म्स होंगी, है ना। आर्म्स क्या होंगी? AD एंड AC। अच्छा, अब देखो मैंने ये जो एंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, तो इसके अपोजिट ये साइड तो हाइपोटीनियस हो जाएगी सीधी सीधी, यानी कि जब ये हाइपोटीनियस है तो AD बेस हुआ होगा, क्योंकि आर्म्स जो होंगी उनमें से कोई एक बेस होती है। ठीक, तो ये वाली AD क्या होगा? मेरा यहां पर बेस हो जाएगा, और AC हाइपोटीनियस, और परपेंडिकुलर तुमसे पूछूं तो अपोजिट देखो, इस एंगल के अपोजिट DC है तो DC हो गया परपेंडिकुलर। इतनी बात तुम्हें समझने की थी। अब θ2 के लिए देखो, θ2 के लिए मैं अगर बात करूं तो θ2 में देखो ये आर्म्स दिख रहे हैं तुम्हें DC और BC,
तो इस 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट BC हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ठीक, तो BC मेरी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस। और अब बची क्या, DC, तो DC बेस हो जाएगी। और इस एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, DB, जो कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे बेस परपेंडिकुलर तुम्हें बताने हैं। ऐसे ही थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो ये बीच वाला पॉइंट है वो O है और 90 डिग्री के एंगल्स मैंने शो कर रखे हैं। ठीक, तो तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें इतना कंफ्यूजन नहीं होना, बस इस एंगल, इस ट्राइंगल को देखो। ठीक है, तुम्हें θ3 दिख रहा है, तो अगर हम बात करें फॉर θ3, तो तुम देखो AOB ट्राइंगल को, है ना। तो 90 डिग्री के अपोजिट ये तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। और इसकी आर्म्स क्या होंगी θ3 की, ये दोनों होंगी ना आर्म्स, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस होगी, तो BO बेस हो गया। ठीक, और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट क्या है, OA, तो OA तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक, ऐसे ही θ2 के लिए देखो, अब क्लियर हो रही होगी चीजें, तुम खुद समझ सकते हो। देखो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, यानी कि जब ये हाइपोटेन्यूस है तो ये वाली दूसरी आर्म्स होंगी, तो यहां पर AO इसके लिए बेस का काम कर रहा है, और परपेंडिकुलर कौन है, DO। ठीक, अब θ1 के लिए देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तुम, θ1 में ये आर्म्स है एक DC और एक आर्म्स है ये OC। ठीक, तो DC और OC, अब 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेन्यूस होगी DC, यानी कि OC तुम्हारी क्या होगी, फॉर θ3 OC हो जाएगा बेस, और इस एंगल के अपोजिट क्या है, DO, परपेंडिकुलर। इतनी बात थी तुम्हें समझने की। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर बेस का बताना है, इतनी बात तुम्हें अगर क्लियर हो गई है, तो अब हम समझते हैं कि कैसे अगर और क्लियर समझे कि ये तो तुम्हें बेस परपेंडिकुलर मैंने समझाया आर्म्स की मदद से, है ना। अब मैं अगर इंग्लिश में इसी वर्ड को लिख दूं तो समझो इस बात को, कि मैंने अभी बोला तुमसे कि आर्म्स से समझ सकते हो कि आर्म्स देखो, और हाइपोटेन्यूस तो तुम्हें पता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, जो दूसरी आर्म्स होगी वो तुम्हारा बेस होगा, है ना। तो अगर मैं θ1 के लिए बात करूं, तो θ1 के लिए तुमने पता है कि ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस थी, तो ये जो AD साइड है, AD को मैं बोल सकता हूं एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। ठीक, एंगल θ1। अब एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, एडजेसेंट का मतलब तुम्हें पता होगा, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल वाला, है ना। बगल वाली साइड, यहां पर इस एंगल के लिए देखो, जैसे मैंने आर्म्स बोला था, तो एक तरह से आर्म्स क्या है, एडजेसेंट है इस एंगल के, ये वाली आर्म्स है, ये वाली आर्म्स है। अब AC तुम्हें पता है हाइपोटेन्यूस होगी हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट है, लेकिन अब इस एंगल के देखो, AD के लिए देखो, तो AD तुम्हारी एक तरह से क्या है, इस एंगल के साइड वाली साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड होगी एंगल θ1 के। और मैं अगर CD की बात करूं, तो CD क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड टू एंगल θ1। इतनी बात तुम्हें समझने की थी कि ये CD अपोजिट साइड हो जाएगी, तो इसीलिए इसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर, और इसको मैं बोलता हूं बेस। ठीक, तो एडजेसेंट और अपोजिट समझ सकते हो, ऐसी इस डायग्राम में तुम फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इतनी बातें तुम्हारे एडजेसेंट की साइड की समझने की, है ना। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि जो हमारा आगे का कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कि हमने रेशियो लेना क्यों समझा, कि हम रेशियो क्यों ले रहे हैं, या उनका जो नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, जो तुमने सारे नाम देखे होंगे तो पहली बार चौंक गए होंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नई चीज आती है या कोई नया टॉपिक आता है। अब ये नॉर्मल मैथ से थोड़ा अलग है, क्योंकि नॉर्मल मैथ तुमने क्या समझी, अलजेब्रा, मेंसुरेशन या लीनियर इक्वेशंस, उनमें तुम्हें सॉल्व करना होता है, सॉल्व की अलग अलग टेक्निक्स है, उसकी वैल्यू उसमें पुट करो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी थिंकिंग और ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट ज्यादा है ना। तो वही चीज अब हम समझते हैं कि पहले देखेंगे हम सारी आइडेंटिटीज है, जो भी उनके रेशियो है ना। तो फिर उनके बाद उनकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, है ना, और फिर समझेंगे कि ये सारी चीजें क्यों, इतना प्रूफ समझेंगे एक तरह से कि क्यों इन सब में एक तरह से ये वैलिड होती
है ना। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं सारी आइडेंटिटीज। अब क्योंकि अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा राइट ट्रायंगल होने वाला है हमारे पास, ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल एट बी है, ठीक। अब अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूं, ये थीटा मैं मान लेता हूं, ठीक। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, तुम्हें अब समझ में आ जाना चाहिए मैंने ये बेस क्यों लिखा, और इसके अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब एक रेशियो तुम्हारे पास होता है, नाम उसका साइन, ठीक। साइन, कोसाइन, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, तुम शॉर्ट में देखोगे, पर इसका पूरा नाम समझो पहले। सेक, कोसेकेंड, सेकेंड, सॉरी, है ना। और तुम्हारे पास होता है टेंजेंट, कोटेंजेंट। अब अगर तुमने सर्कल का या सर्कल की ज्योमेट्री या सर्कल में जो भी लेंथ साइड पास करती है उन्हें समझाया है, तो सीकेंट और टेंजेंट का वर्ड का मतलब पता होगा, है ना। कि याद करो, हम 8th क्लास में जब पढ़ते थे, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके पास करे तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक। और अगर कोई लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो वो होती है टेंजेंट, ठीक। तो यहां से वर्ड है टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, ऐसे साइन और कोसाइन। अब साइन का जो वर्ड है, इसके लिए हमें बहुत एक तरह से प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि जो साइन वर्ड है वो जो इंडिया से ही साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, उन्होंने इस नाम को दिया था। तो एक तरह से एक प्राउड मोमेंट होता है इंडियंस के लिए, क्योंकि फॉरेन्स में डिस्कवरीज होती है, लेकिन जो नेमिंग है वो आर्यभट्ट ने जो पहले दी थी या एक तरह से बताया था, तो उनके नेमिंग पे ये बात ही साइन की, है ना। और ये सीकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट हमारे पास है। अब इनका जो रेशियो है वो जैसे साइन था, तो साइन को हमने रेशियो कैसे लिखा कि जो परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कोसाइन का हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साथ साथ लिखते रहो इस चीजों को, ठीक। सेकंड का लिखा मैंने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। रेशियोज क्यों बोला, क्योंकि हम यहाँ दो साइड का रेशियो ले रहे हैं, है ना। तुम्हें देख के लग गया होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया, हाइपोटेन्यूज बेस का लिया। ऐसे सीकेंड के केस में, सॉरी कोसेकेंड के केस में क्या हो जाएगा, अब देखो टेंजेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा कोसेक रह गया, तो कोसेक के लिए देखो, कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। दोबारा देखो, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेकंड का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, टेंजेंट का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोटेंजेंट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अब इसमें तुम्हारे पास कोई भी राइट ट्रायंगल दे रखा है, तो तुम इस राइट ट्रायंगल को देख के सिर्फ इतना डिपिक्ट कर सकते हो कि जितने भी रेशियो पॉसिबल हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल हैं, वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। एक बार पी परपेंडिकुलर अपॉन बी बेस ले लिया। अब मैं शॉर्ट में बात करता हूँ, परपेंडिकुलर को पी को, बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से, ठीक। तो मैंने बोला एक बार पी अपॉन बी ले लिया, देखो पी अपॉन बी आ गया टेंजेंट में, मैंने बी अपॉन एच ले लिया कोसेक में आ गया, एच अपॉन पी ले लिया, है ना, ये वाला कोसेक का। तो मतलब जो भी रेशियो पॉसिबल है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब शॉर्ट ट्रिक समझो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत सारे एक तरह से वर्ड समझाने के लिए होता है, या एक तरह से जो ट्यूनिंग होती है। याद करो, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे तो कोई पोएम हमें याद करनी है तो उसकी राइमिंग होती थी, या ऐसा कोई फनी नाम होता था, उससे याद हो जाता था। वैसे ही हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ठीक, दोबारा सुनो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, ये चीज तुमने लिख ली। अब तुम्हारे पास होता है साइन फंक्शन, याद कर देखो, साइन, कोसाइन, सेक, सॉरी टेन आ जाएगा, साइन कॉस टेन सेक, सॉरी फिर से गलती कर रहा हूं मैं, कॉट सेक कोसेक। ठीक, ये तरीका है लिखने का तुम्हारे पास। दोबारा समझो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, तुमने पीबीपी एचएचबी लिख लिया, तो ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना, या फिर कोसेक सेक कॉट लिख सकते हो, है ना। तो तुम्हारे पास है, अब मैंने देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखे हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, अब इसका हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा साइन, इसका लिखा कॉस, सेकंड का लिखा सेक, कोसेक का कोसेक, कोसेकेंड का, टेंजेंट का टेन और कोटेंजेंट का कॉट। तो ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, जैसे हमने परपेंडिकुलर का पी, बेस का बी, हाइपोटेन्यूज का एच, वैसे ही एसआईएनई का साइन, कोसाइन का कॉस, सेकंड का सेक, कोसेकेंड का कोसेक, टेंजेंट का टेन, कोटेंजेंट का कॉट। तो वही मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखे हैं। आप फॉर्मूले कैसे बनाओगे, तो साइन के लिए हो गया P अपॉन एच, अगर मेरे से साइन का पूछा तो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का पूछा तो B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का पूछा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसी अब कॉट की बात करूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट, सेकंड का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेकंड का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक का एच अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखो, तो मतलब ये एक तरीके से अगर तुम्हें ये याद है या किसी भी तरीके से तुम्हें एग्जाम में ये चीज पता है तो ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। और एक और खास बात बताऊं, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर की उतना ही तुम्हारे लिए इजी होगा इसको सॉल्व करना। दोबारा समझो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इतनी बात थी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कि कैसे तुम्हें लेना है। अब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस दे या मैं एक क्वेश्चंस ले लूं तुम्हारे पास कि ये राइट ट्रायंगल है ना, और मैंने बोल दिया ये वाली साइड आलू है, ये वाली साइड टमाटर है, और हाइपोटेनस को तुम कुछ नहीं बोल सकते, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही होती है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला ये 90 डिग्री हो गया ए बी सी, तो अगर मैं एंगल सी के लिए बात कर रहा हूं तो एंगल सी के लिए बेस ये है टमाटर और परपेंडिकुलर आलू है, हाइपोटेनस सेम है। तो अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि सेकंड का रेशियो बताओ, तो सेकंड तुम्हारे तो पता होना चाहिए, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सेकंड है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन टमाटर हो जाएगा। ठीक, अब मैंने आलू टमाटर क्यों लिखा, तुम्हें ये समझाने के लिए था कि यहां पर कोई भी साइड हो, यहां पर भले ही कोई वैल्यू हो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 हो या 4 हो, बस तुम्हें जो रेशियो लेना है वही रेशियो तुम्हारे लिए सेम रहेगा। सीकेंड है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस ही रहेगा, तो यहाँ पे टमाटर की जगह 4 आ जाएगा, और हाइपोटेनस मान लो यहाँ पे 5 है, वैसे 5 ही होगा मुझे पता है। ठीक, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो इतनी बात तुम्हें समझने की थी कि अगर किसी का भी रेशियो दे रखा है, किसी का भी निकालना है, तो तुम्हें अगर साइड्स वगैरह पता है तो तुम उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। अब रेशियो निकालने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम समझेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अभी तुम एक तरह से आदत बना लो या सॉल्व करने की वो बना लो कि कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुमने जब अलजेब्रा पढ़ा तुमने सबसे पहले क्या पढ़ा होगा कि जोड़ दो, मतलब तुमने सबसे पहले ऐसे तुम्हें सीधा क्वेश्चन देते होंगे ये करो, तो तुम ये सॉल्व कर देते हो। अब इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं एक तरह से, जब स्टेटमेंट में बोलते हैं, इफ यू हैड 31 पेन्स एंड योर फ्रेंड गिव यू 25 मोर पेन्स देन हाउ मच पेन यू हैव इन ऑल, यानी कि तुम्हारे पास 31 पेन्स थे और 25 तुम्हारे दोस्त ने दे दिए, मतलब प्लस, तो अब तुम्हारे पास कितने पेन्स थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान था, लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट में दिया तो तुम्हें पहले स्टेटमेंट पढ़ी, फिर उसमें बताया कि अच्छा यही कैलकुलेशन होगी। तो वही सेम कंसेप्ट, पहले तुम ये चीज सीखोगे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं,
और उसके बाद समझोगे उसका एप्लीकेशन जो कि स्टेटमेंट में आता है। तो अभी के लिए ये सारी चीजें नोट करो और हम कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं। तो अब हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या चीज कि जो भी तुम अभी फॉर्मूलेज यूज करोगे या जो भी कंसेप्ट समझने वाले हो, उससे पहले एक मेन चीज समझनी है तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्चुअल में कैसे काम कर रहे हैं। और किसी दो ट्राइंगल के लिए, दो टाइप के ट्राइंगल के लिए अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये बात समझ नहीं आ रही होगी। यहाँ देखो डायग्राम देखो कि अगर मैं तुम्हारे पास ये एक डायग्राम लेता हूं, ठीक, यहां पे ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ जी, ऐसी यहां पे अगली लाइन होगी एच आई। अब देखो ये सारे एंगल 90 डिग्री होने वाले हैं, तुम्हें पता है, और इस एंगल को हम लेके चल रहे। देखो पहले एंगल ए बी सी है ना, अगली बार ए डी ई, फिर ए एफ जी, फिर ए एच आई। तो तुम्हें क्या बात समझने की ये है कि ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं लगातार, ठीक। तो अगर तुम्हें सिमिलैरिटी की बात पता है या नहीं भी नहीं पता तो देख लो, क्योंकि इससे पहला जो चैप्टर वो ट्रायंगल्स है, तो हो सकता है तुमने सिमिलर वर्ड सुना हो या नहीं सुना हो। सिमिलर का मीन्स क्या होता है, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, सबसे बेसिक एग्जांपल लो, अगर एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लेते हैं हम, ठीक, पार्ले जी बिस्किट ब्रांड है इसकी, ठीक, जो लड़की छपी रहती है, और अगर हम उसका बड़ा पैकेट ले, ठीक, अब तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, जो उनके तरीका है वो सेम है। वही सेम लड़की 2 रुपए वाले बिस्किट में है, 5 वाले में है, और वही बड़े वाले पैकेट में भी है। यानी कि ये दोनों बिस्किट्स क्या है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, शेप सेम है, शेप सेम है, पर साइज डिफरेंट है, ठीक। अब एक और वर्ड तुमने पढ़ा, चलो सिमिलर तुम्हें समझ में आ जाएगा जब हम ट्रायंगल समझेंगे, लेकिन एक और वर्ड तुमने बचपन से पढ़ा है या कॉन्ग्रुएंट करना देखा है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि अगर मैं 2 पैकेट ले लूं छोटे छोटे ही बिस्किट के, पार्ले जी ही हम बोलते हैं, ठीक, और दोनों छोटे ले लूं तो अब इनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, साइज एंड शेप सेम, यानी कि हम इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर का मतलब कि तुम्हारा शेप सेम है, तरीका सेम है, पर साइज अलग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, तुम्हारे को कंफ्यूजन रहता है तो यहां से समझ सकते हो कि एक तरह से ये छोटा वर्जन है, ये बड़ा चीज है। वही अब मैंने ये बिस्किट एग्जांपल क्यों लिया, अब इस ट्रायंगल में समझो। तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या, अब मान लो इन दोनों बिस्किट में सिमिलैरिटी मैंने कैसे बताई कि जो लड़की प्रिंटेड होती है वो सेम साइज यहाँ पर भी होगी, लड़की फोटो उसी लड़की की होगी, पर देखो साइज बड़ा होगा क्योंकि ये बिस्किट का पैकेट छोटा है, ये बिस्किट का पैकेट बड़ा है ना। तो वही सेम बात तुम्हें यहाँ समझनी थी कि यहाँ पर साइज अलग है पर शेप सेम है, जो लड़की की फोटो है वो सेम है ना। तो सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, बिस्किट में तुमने समझ लिया लड़की की फोटो, लेकिन अब ट्रायंगल में तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना सेम है या फिर कुछ छाप दो इस पे। तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया एक होता है ए, मतलब अगर 2 एंगल्स आर सेम, अगर 2 एंगल सेम है किसी भी ट्रायंगल में तो वो दोनों सिमिलर होंगे, है ना, या एक तरह से इक्वल है। देखो जैसे ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारे पास और एक ये ट्रायंगल हो गया, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री का है, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए बी सी और एंगल ए क्या मान लो, डी ई एफ मान लो, ठीक है। मैंने बोला ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब सिमिलर में बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये तो छोटा है ये बड़ा है तो सिमिलर कैसे हुआ। तो सिमिलर का मतलब कि जो उनका शेप है या जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, डिजाइन जैसे बिस्किट के पैकेट में सेम था,
वैसे ट्रायंगल में डिजाइन सेम है, पर डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया इनके साइज में, जो साइज का डिफरेंस है वो अलग है। तो साइज हमने क्या होता है सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया, तुम्हें एंगल का समझो, अगर दो एंगल सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब इन ट्रायंगल्स की बात करो, ए बी सी ए डी ई, ये एंगल ए कॉमन है, सब में कॉमन आ रहा है और 90 डिग्री सेम है, यानी कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ जी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एच आई। तो सिमिलैरिटी की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके साइड का रेशियो वो सेम होता है। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, फॉर एग्जांपल एबीसी और एडी की मैं बात करूं, तो इनके साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब अगर तुम ए बी सी में देखो, ठीक, तो ए सी, तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं अगर बात कर रहा हूं ए बी सी के लिए, तो ए सी अपॉन ए ई, ठीक, तो ए सी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। जो चीज लिखी है वो देखो, ए सी अपॉन ए ई, देखो ए सी किसका है? ए बी सी का, लेकिन ए ई किसका है? ए डी ई का, और ए वो किसके रेशियो के बराबर है? ए बी अपॉन ए डी के, ठीक। हो सकता है तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी हो। ऐसी सेम ए जी अपॉन ए एफ होगा, ऐसी सेम ए आई अपॉन ए एच होगा। तो तुम्हें बात क्या समझने वाली ये है, बात ये समझने वाली है कि जो ये जो रेशियो आ रहे हैं, अब देखो तुम्हारे पास ट्राइंगल अलग है, ट्राइंगल का साइज अलग है। देखो यहां पर इस ट्राइंगल का साइज छोटा है एबीसी का, एडी का बड़ा है, ए एफ जी का और बड़ा है, ए एच आई का और भी बड़ा है। तो साइज तुम्हारे पास अलग है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो है। अब देखो मैंने अगर एंगल ए की बात करी, ये 90 डिग्री, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि ए बी ए डी ए एफ ए एच, ए बी ए सी, सॉरी क्या बोलेगा मैंने, हम हाँ ए बी ए जी ए आई, या फिर ए बी ए डी या ए एफ या ए एच, ये सारे क्या है? हाइपोटेन्यूस है। और जो ये वाले हैं ए सी, ये क्या है? बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का मैंने रेशियो एक तरह से मैं बोल सकता हूं ले रखा है, ठीक है। तो ए सी देखो तुम्हारा बेस, ए ई तुम्हारे पास क्या है? ए ई बेस किसका है? ए डी वाले का बेस, ये किसका है? ए बी सी का, ये ए डी का, और ये हाइपोटेन्यूस का रेशियो है अपॉन हाइपोटेन्यूस है किसकी? ए बी सी का, और ये हाइपोटेन्यूस किसकी है? ए डी की, ठीक। अब यानी कि मैं अब उल्टा कर दूं, कैसे? इस समझो, इसको यहां ले आता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का रेशियो सेम आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का रेशियो क्या होता है? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक। मैंने सिर्फ सी लिखा है, ध्यान रखना। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन, ये तो क्या था? सेक था, तो ये सेक का रेशियो सेम है। ऐसे सारे जो होंगे वो सेम होंगे। तो अगर मैं इनका रेशियो कुछ के मान लूं, या ऊपर मान लूं के अपॉन एल, तो ये के अपॉन एल हमेशा सेम रहेगा, है ना। और ये आपस में रिलेटेड भी हो सकते हैं, हो सकता है ये एक के हो दूसरा 2k हो। अब अगर रेशियो सेम है, रेशियो अगर ऐसा आ रहा है, तो मैं के को हटा सकता हूं, सीधा कांस्टेंट लिख सकता हूं। देखो इतना सारी हम मेहनत, इतनी सारी चीजें इसलिए समझ रहे हैं ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम्पल तुम देखोगे एनसीईआरटी में ओपन करके या क्वेश्चन सीधा करोगे तो तुम्हें के दिखेगा, पर तुम्हें के का कुछ अता पता नहीं है, के का मतलब क्या है। के एक तरह से क्या है? कांस्टेंट है, कोफिशिएंट साथ में चल रहा है, जितना इस ट्रायंगल का साइज बढ़ रहा है। हो सकता है अभी पहला लेक्चर है तो बात कुछ ना समझ में आए या एक तरह से ऊपर से चले जाए, ठीक। तो जैसे से हम आगे क्वेश्चन करेंगे वही डिस्कशन पूरा चलने वाला है। अभी हम बेस बना रहे हैं इस चैप्टर का, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तो हम हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। तो ये तुम्हारी बात समझ में आए कि यहाँ पर कांस्टेंट कुछ वैल्यू आएगी, है ना, ठीक। अब हम कुछ वैल्यूज में बात करते हैं, देखो
अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था, ठीक, अगली बार मैं क्या करता हूं, इसको मैं ले लेता हूं ए को 6, इसको ले लेता हूं 8 और ये हो जाएगा मेरा 10। ठीक, दोबारा समझो। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, ये चीज नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, बाकी सारी चीजें समझेंगे। दोबारा से बनाता हूं मैं डायग्राम, देखो बहुत जरूरी है ये टॉपिक। अगर तुमने ये समझ लिया ना यहाँ पे, तो तुम मैथ्स में एक तरह से कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे, रट्टाफिकेशन नहीं करोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन करा सकता हूँ, डायग्राम सारे तुम्हें आ जाएंगे क्वेश्चन करना, लेकिन अगर तुमसे कल को किसी ने पूछ लिया तो ये के का मतलब क्या है, या ये चीज क्यों हुई, क्यों तुमने ये कांस्टेंट लिया, तो तुम कुछ नहीं जवाब दे पाओगे। तो समझो, तो मैंने क्या बोला, अगर दो ही ट्राइंगल की हम बात करें, ये तुम्हारे पास था ए बी सी ए डी ई, ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसे 4 3 5 लिया और इसको ले लिया मैंने 8, इसको ले लिया 6, तो ये मेरा हो गया 10। अब देखो, क्योंकि ए बी सी और ए डी सिमिलर है, क्योंकि देखो एंगल ए सेम हो गया और 90 डिग्री सेम हो गया, दो एंगल सिमिलर है ना, या दो एंगल सेम है। तो अब देखो, अगर मैं ए बी सी में देखूं, तो ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो तुम्हारे पास क्या है, ए सी अपॉन ए बी, ये तुम्हारे पास क्या है, ए सी अपॉन ए बी, यानी कि 4/5 दे रखा है, ठीक। और अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए डी, ध्यान से देखना, अब मैं बात कर रहा हूं ए डी ई में, ए डी ई में, तो ए ई अपॉन में ए डी, 8/10। अब 8/10 को लिख सकता हूं मैं 4 5 2 2, ठीक। और सारी साइड के भी हम रेशियो ले सकते हैं। तो सब में क्या आ रहा होगा, ये 2 की वैल्यू आ रही है ना। अब इस 2 को ही मैंने k का नाम दिया है कि साइड तुम जैसे से इंक्रीज करते रहोगे, यहाँ पे k आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैंने AC अपॉन AB लिया था, तो AC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटीनस क्या होता है तुम्हारा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटीनस। तो तुम्हें कॉस की वैल्यू 4/5 आ रही है कांस्टेंट, और यहां पर भी देखो 4/5 आएगी, तुम सॉल्व करके देखना, 2 4 8 2 5 10, यहाँ पे 4/5, यहाँ पर भी 4/5। तो ये सिमिलर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक। तो अब जैसे तुम्हें कॉस दे रखा था 4/5 निकल गया तुम्हें, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे k कुछ वैल्यू होगी जो होगी, है ना। और ठीक, तो अब इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे कि ये सारी चीजें, अब तुम लोगों का काम क्या है, जो भी लेक्चर पूरा पढ़ा है एक और बार देखना, है ना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। अब इसके बाद जो बेस बन गया हमारा, अब इस पे आगे का काम करेंगे। अब बेस तैयार है, अब बस इस पे सारी जो बिल्डिंग्स है या दीवारें खड़ी करनी है तुम्हें, ये सारे फॉर्मूले सॉल्व करना, एक्सरसाइजेस फिनिश करते जाएंगे, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही था, है ना। और कंसेप्ट समझो यार, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले यहाँ बता दूं, ये फॉर्मूला ये होता है, तुम्हें ऐसे ऐसे बता दूं तो तुम समझ जाओगे, क्वेश्चन भी कर दोगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें एक तरीके से रॉन्ग तरीके से पढ़ाया गया, कि हमें इसे रटाया गया था, हम इसको समझ सकते थे, अच्छे तरीके से समझ पाते। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।